नमस्कार दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि कांग्रेस ने भी अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है, अपना प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दे दिया है। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हमारे भाई नरेश मीणा जी जो बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा, आज नहीं उस दिन शहीद स्मारक पर भी उन्होंने बोल दिया था कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बात कुछ ऐसी आती कि अभी कल की डेट में नरेश भाई ने यह भी बोल दिया है कि मैं तीसरा मोर्चा भी खड़ा करूंगा, लेकिन तीसरे मोर्चे में कौन सी पार्टी में जाऊंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा या फिर क्या आगे का ये रहता है, वो सारी चीजें भी आपने देख ही ली होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी को टिकट दे दिया है प्रमोद जैन भाया, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी से नरेश भाई साहब टिकट लेना ही नहीं चाहते। और नंबर थर्ड बात की अगर बात करते हैं तो फिर आती है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। वैसे सबसे पहले अपन अंता विधानसभा चुनाव के जो मतदाताओं की जो जितने भी जातियां हैं और जितने भी सामाजिक जातियां समीकरण की अपन बात करते हैं, तो वहां पे इस बार के इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो जातियां हैं वो हैं सैनी समाज, एससी कैटेगरी, मीणा, और उसके अलावा धाकड़ समाज भी वहां पे, इन सभी जातियों की संख्या ज्यादा है वहां पे। अगर जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की संख्या 10 से 11,000 के आसपास वहां पे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अन्य में भी 10-11 के आसपास हैं। और जाट समाज ये भी थोड़ी बहुत प्रभावशाली मैं बोल सकता हूं। लेकिन इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले तो जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मीणा समाज ने इतने समय से मेहनत की है, मीणा समाज ने इतने समय से उनको वोट देते आए हैं, उनको एमपी एमएलए बनाते हुए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, जबकि उनको यह भी पता था कि देवली उनियारा की जनता किस तरीके से नरेश भाई साहब को चाहती है, देवली उनियारा की नहीं, पूरे राजस्थान की जनता नरेश भाई साहब को किस तरीके से चाहती है। अगर हम किसी ऐसे इंसान को वोट देंगे, ऐसे इंसान को टिकट देंगे जो इंसान के खिलाफ, आपको पता होगा कि जितने भी नरेश मीणा समर्थक थे, उन्होंने जब नरेश भाई समरावता जेल के मामले में जेल के अंदर थे, तो वहां 12 जाकर वहां पर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जो कंप्लेंट उन्होंने की थी, उसके अलावा उनको अरेस्ट करने की बात की थी, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की बात की थी। जब वहां पे एसपी डीएसपी जो भी थे, उन्होंने बोला भी था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर उनको अंदर डालने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका वीडियो भी मैं आपको डालूंगा। उसके बावजूद भी ना प्रशासन ने उस चीज को सीरियस लिया, न सरकार ने उस चीज को सीरियस लिया। जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं कि रेत भी खा गया भाया रे भाया, एक गांव को खाया, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अंता विधानसभा से भी अगर आप देख रहे हो तो दोस्तों, मैं जिस तरीके से आप यानी आज़ादी के बाद की बात करते हैं, आज़ादी से अब तक टोटल कर 70 से 75 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद हमारी टीम के साथ में 12 एरिया पूरा मैंने घूमा है, पूरा झालावाड़ एरिया मैंने घूमा है। जिस तरीके से उनका विकास है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। उनके पास उधर झालावाड़ की बात करते तो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं है। जो स्कूल है पिपलोद में, आपने देखा होगा कि कंडीशन कैसी थी, मर गए बच्चे। 12 की अगर अपन बात करते तो वहां पे भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। चाहे अंता विधानसभा की बात करो, चाहे चिपा बड़ौद की बात कर लो, छबड़ा चिपा बड़ौद। लेकिन अब क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले तो मैंने जैसा कि बोला कि जो प्रभावशाली जो जातियां हैं वो मीणा है, मीणा के अलावा वहां पे सैनी समाज है,
सैनी समाज के अलावा वहाँ पे धाकड़ समाज है, एससी कैटेगरी वहाँ पे आती है। तो अगर ये सारी जातियाँ एक होती हैं जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रमोद जैन भाया की अगर अपन बात करते हैं तो उसका सबको पता है। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे एक दो यूट्यूबर भाइयों ने भी आवाज़ उठाई सड़कों को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने सड़कों के भाटे खा गए, सड़कों की रेत खा गई, जिस तरीके से उनका जो एक्चुअल में जो मेटेरियल लगना चाहिए था, जो एक्चुअल में जो वैलिडिटी होती है कि 4 साल चलेगी सड़क, 2 साल चलेगी, कितनी चलेगी, लेकिन उससे बनते ही वो सारी सड़कें उखड़ गई। बारिश के दिनों में हमने वहां पे देखा कि भाई कैसा हाल वहां पे था, ना रास्ते थे ना कुछ था। लेकिन इस विकास को जनता देखती है और जनता को भी ये समझ आता है कि हम अगर कांग्रेस में वापस से वोट हमने दिया, वापस से हमने एक ऐसे इंसान को वोट दिया जो कालाबाजी के नाम पर, जो ठगी के मामले पे, जो रेत के मामले पे, जो भाटों के नाम पर हर पैसा, हर बजट आता है उसको खा जाता है, तो क्या कहाँ का विकास होगा। उसके अलावा बीजेपी की अपन बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा कि जो बीजेपी के विधायक थे उनको जबरदस्ती पता नहीं किस आरोप में उनको आरोप लगाया, जेल में डाल दिया, और उसके बावजूद भी वहां के जितनी जब्त किसान परिवार से और जो अच्छा काम करता था उनको जेलों में डाल दिया। एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सिर्फ बोलने वाला है, अंता विधानसभा की बात करूं, चाहे छबड़ा छिपावट बड़ौद की बात करूं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करूं तो चाहे टोंक हो गया, चाहे माधोपुर, पूर्वी राजस्थान की अगर पूरी बात करूं मैं, तो जो अधिकारी घूस लेता है, जो नेता घूस लेता है और अपने परिवार, अपने बच्चों को सिर्फ उनकी चिंता करता है, मेरे भाइयों, उनके मुंह में हाथ डालकर उनकी घूस निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा जी। जैसा आपने देखा होगा कि समरावता प्रकरण इतना बड़ा प्रकरण हो गया था, नरेश भाई साहब वहां पे थे। जमवा रामगढ़ के अंदर भी जो पर्यटन विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया, उनके साथ में नरेश भाई ने वहां पे पहुंचकर उनको न्याय दिलाया। खेड़ली का मामला आपने देखा होगा। उसके अलावा ऐसे बहुत से मामले हैं। 12 की अगर बात करें तो वहां पे किसानों को 84 लाख रुपए जो उनके मुआवजे के रूप में दिलाया, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आप सभी को एक चीज और बताने वाला हूं, क्योंकि आज आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस ने ऐसे चोर नेता को टिकट दिया है, जो चोर नेता पहले से इतनी सारी चीजें खा गया, उसके बावजूद आज नरेश भाई साहब जिस तरीके से उनको बागी होकर, क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है, सच्चाई के लिए बुरा बनना पड़ता है, सच्चाई इतनी आसानी से नहीं मिल पाती, न्याय इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। उस चीज के लिए नरेश भाई साहब ने पहले भी देवली उनियारा के अंदर दिखाया अपना कि लोग कितने चाहते हैं उनको, क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो सच में उनके लिए काम करते हैं। और आज कांग्रेस का आपने देख भी लिया होगा, जिस कांग्रेस के लिए मैं मीना कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सभी समाजों की बात कर रहा हूं, जो किसान वर्ग से, जो गरीब कम्युनिटी, जो हमेशा संकट में रहती हुई आई है, ऐसी जातियां जिनके नेता नरेश भाई को आज ऐसा अल्टीमेटम दे दिया कि आने वाले 5 साल तक नरेश भाई हमारी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको परमानेंटली 5 से 6 साल तक उनको कांग्रेस में से निकाल दिया गया। आपने भी पढ़ा होगा लेटर। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि बीजेपी का अभी टिकट फाइनल मेरे हिसाब से तो अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब नहीं हुआ। लेकिन क्या करती है बीजेपी, किसको उतारती इस बार मैदान में, और जिस तरीके से लोगों की ऑडियंस की मैं वोट देख रहा हूं, जिस तरीके से ऑडियंस का रिव्यू में देख रहा हूं, तो भाई नरेश मीणा की वहां पे बहुत खतरनाक तगड़ी पहुंच है, वहां पे बहुत अच्छी पकड़ है वहां पे, क्योंकि लोकली लोगों के लिए उन्होंने जो काम हम जन क्रांति के अंदर देखे, जन क्रांति के अंदर लोगों का प्यार प्रेम वहां पे देखा हमने। इस तरीके से देखने को मिलता है कि अंता विधानसभा के अंदर आने वाले इस चुनाव के अंदर, इस उपचुनाव की अपन बात करते तो इसमें नरेश भाई साहब की विजय होगी।
और ये सारी चीजें हम सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसको जिता रहा है। क्या आपका नेता ऐसा होना चाहिए जो हमेशा गरीबों के लिए, न्याय, समाज, सबके लिए, किसानों के लिए, सर्व समाज के लिए बोलता है, सर्व समाज के मुद्दों के लिए लड़ता है, सर्व समाज के न्याय के लिए लड़ता है? या फिर आपका नेता ऐसा होना चाहिए जो चोरी, कालाबाजारी, खनन विभाग में चोरी, भाटा खा गया, रेत खा गया, ऐसा होना चाहिए? वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। ये डिसीजन सिर्फ आपको लेना है। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अंता की जनता के लिए स्पेशल है, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी थी उनको टिकट देना। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि विराट भैया, नरेश भाई साहब में इतनी दम थी तो उनको टिकट देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि भाई साहब हमेशा बताते हैं कि वो किसान के बेटे हैं, हमेशा कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए झंडे उठाए, कांग्रेस के लिए नारे लगाए और बहुत जीत और मेहनत भी की थी उन्होंने। लेकिन जो इंसान जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को 70% फंड देता हो, उसका टिकट कोई भी कांग्रेसी नहीं काट सकता। अगर उसका टिकट कोई भी कांग्रेसी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे टोडासरा जी हो, अगर उनका टिकट काटती है तो उनका फंड आना बंद हो जाएगा। जिस तरीके से, क्योंकि 2 नंबर का पैसा जब कांग्रेस को देती है तो उनकी मजबूरी होती है, चाहे प्रमोद जैन भैया को 10,000 वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट देने की उनकी मजबूरी थी। अगर नरेश भाई साहब को टिकट नहीं दिया तो क्या कांग्रेस के पास में क्या तीसरा उम्मीदवार नहीं था क्या? जैसे कि आपने माननीय प्रहलाद गुंजल साहब भी वहां पे थे और वो भी किसानों के लिए हमेशा लड़ते हैं। नरेश भाई साहब जिस तरीके से समरावता में जो प्रकरण हुआ था उनके लिए लड़ते हैं, लड़े भी हैं। क्या उनके पास तीसरा चेहरा नहीं था कि वो उनको टिकट दे सके? लेकिन जैसा मैंने बोला कि जिस पार्टी का खर्चा ही ऐसे नेता के द्वारा चल रहा है, तो ऐसे नेता को टिकट देना उनकी मजबूरी थी। और मेरे भाइयों, आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं कि आपकी यह मजबूरी नहीं है कि आप अगर किसी उसको टिकट मिल गया तो आप उसको वोट दोगे। आपको यह देखना चाहिए कि आपके लोकल क्षेत्र के अंदर कौन विकास कराएगा। आपके पास 4-5 सवाल जरूर होना चाहिए कि जो भी आपका नेता बन रहा है, इतने समय से वो 2 बार मंत्री रहे, इतने समय से उन्होंने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। उनके बच्चे के भविष्य के लिए कि वो क्या करेंगे, उनके बच्चे के भविष्य के लिए क्या उन्होंने स्कूलें, क्या उन्होंने गांव का विकास, विधानसभा का विकास करवाया है। वो स्वास्थ्य के बारे में क्या करेंगे। जब गांव में जब औरतें, आदमी बीमार होते हैं तो उनको शहरों में जाना पड़ता है। उन नेताओं ने क्या किया है, उन नेताओं ने किसानों के लिए क्या किया है। मेरे भाइयों, ये बहुत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, यह आपके पास होना चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब उनके पास हैं, इन सवालों के जवाब वो दे पाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये दमदार है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ करवाया है वहां पे। सिर्फ नरेश भाई ने बिना किसी पद पे होने के बावजूद भी इतना कुछ करवाया है। और जिस तरीके से हम जानते हैं, सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज के बारे में, सामाजिक न्याय और सच्चाई के लिए बोलने वाले एक ऐसा भाई जो अगर उनको एक बार आपने एमपी, एक बार उनको एमएलए बनाया, तो आप खुद देखोगे कि इन 3 साल के अंदर राजस्थान की राजनीति को इस तरीके से बदलाव लाएंगे वो कि आने वाले सैकड़ों सालों तक इन दोनों पार्टी को पता चलेगा कि आखिर इनकी असली औकात क्या है, आखिर गरीबों के साथ में अन्याय करने का रिजल्ट क्या है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अंता चुनाव के लिए नरेश भाई साहब के चाहने वाले, उनकी टीम, उनके जितने भी समर्थक है वो जल्दी उतरने वाले हैं। 14 तारीख को नामांकन भरने वाले हैं और मैं भी 1-2 दिन के अंदर अंदर अंता विधानसभा के अंदर एंट्री लेने वाला हूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और मिलता हूं एक नई
जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसके साथ में। मेरे भाइयों अगर पसंद आए तो आप इस पर आपकी राय ज़रूर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस पता हो, अवेयरनेस उनको लगे, जागरूकता है उसके अंदर। और लाइक ज़रूर करना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना।